हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं टॉप प्रीवियस ईयर के सवाल जो कि लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस यूनिट से पूछे गए हैं यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जामिनेशन के अंदर। तो एक थोड़ा सा नया यूनिट है जो कि पहले देखने को नहीं मिलता था, और इस यूनिट में ज्यादा प्रीवियस ईयर के सवाल तो नहीं देखने को मिलते, बट हाँ, जितने भी मेजर सवाल पिछले 3-4 साल में पूछे गए वो यहाँ पे इस सेशन में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो आइए फटाफट से अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स या मैनेजमेंट के लिए, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिफरेंट कोर्सेज है जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको हमारी ऐप वेबसाइट पे मिल जाएगी, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर और मेल एड्रेस दिया हुआ है। तो चलिए, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो यहाँ पे हमें स्टेजेस दे रखी हैं और हमें इन्हें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, कंपनी की प्रमोशन स्टेज होगी, जहां पे कंपनी के जो बनाने वाले प्रमोटर लोग हैं, कंपनी बनाने का आइडिया लेकर आएंगे, उसका नाम सोचेंगे। तो ए और ई ये आपके सबसे पहले होने चाहिए। उसके बाद कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, शेयर कैपिटल रेज की जाएगी, और फिर कंपनी को स्टार्ट किया जाएगा। तो ए और ई के बाद आपके सी, बी और डी आने चाहिए, और ये हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए, तो यहां पे सवाल है मैच द फॉलोइंग का। तो आपको डैमेजेस दिए हैं और आपको इन्हें मैच करना है। तो सबसे पहले हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस। तो ऑर्डिनरी डैमेजेस आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट्स में दिए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के टाइम पे। तो ए तो आपका 3 से मैच होगा, और इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर 1 तो बन ही जाएगा। स्पेशल डैमेजेस आपके इनडायरेक्ट लॉस के ऊपर दिए जाते हैं। एग्जाम्पलरी डैमेजेस आपके क्वाइट हेवी इन अमाउंट होते हैं और पनिशमेंट के लिए दिए जाते हैं। और नॉमिनल डैमेजेस जो है नॉमिनल अमाउंट के होते हैं और कंपनसेशन की तरह तो ये एक्ट नहीं करते हैं। तो डी का 1 मैचिंग हो गई, और आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 सीधा सीधा यहां पे बन जाएगा। अगला सवाल है, अ क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट कैन नॉट सक्सीड। ऑप्शन है, व्हेन अ डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट इज पार्टली परफॉर्म्ड, when an indivisible contract for lump sum is partly performed, when a contract is discovered to be unenforceable due to some technical defect. In case of breach of contract, the aggrieved party can claim reasonable compensation for what has been done under the contract. तो क्वांटम मेरिट का मतलब होता है कि जितना काम हो गया उसके हिसाब से पेमेंट कर दो। जैसे कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें 3 पार्ट थे, तो उसमें 3 दिन काम होना था। तो अगर 1 दिन का काम हो गया, इसकी पेमेंट कर दो, 2 का हो गया 2 की कर दो, 3 का हो गया तो पूरी कर दो। तो जितना हो गया उसके हिसाब से पेमेंट कर दो। तो आपका डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट था, पार्टली परफॉर्म हो गया, तो उतनी पेमेंट यहां पे कर देनी चाहिए। बट अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट इनडिविजिबल है, पूरा का पूरा एक ही कॉन्ट्रैक्ट है और उसकी पूरी लमसम एक ही कंसीडरेशन है, और उसको आधा परफॉर्म किया, तो उस केस में यहां पे क्वांटम मेरिट की जो आपकी क्लेम है वो सक्सीड नहीं हो पाएगी। वो क्वांटम मेरिट का प्रिंसिपल लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहां पे हम डिवाइड ही नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट को, और कंपनसेशन भी आपका यहां पे लमसम है, तो यहां पे अप्लाई नहीं होगा। और इसीलिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहां पे अप्रोप्रिएट होगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल बहुत ही आसान है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉमिसरी नोट। आई प्रॉमिस टू पे क्यू रुपीज 7,000 7 days आफ्टर माई मैरिज। तो कंडीशन लग गई, प्रॉमिसरी नोट नहीं है। ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे बी और बियरर रुपीज 5,000। तो प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर ऑन डिमांड, तो इसीलिए ये भी आपका प्रॉमिसरी नोट नहीं है। आई प्रॉमिस टू पे रुपीज 5,000 ऑन सीज डेथ, प्रोवाइडेड कंडीशन लग गई, तो अब इस केस में भी प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। I acknowledge to be indebted to you for rupees 10,000 to be paid on demand for value received। ठीक है, तो यहां पे ये आपका प्रॉमिसरी नोट बनेगा। 1, 2 और 3 तो नहीं बनेंगे, और इसीलिए आंसर ऑप्शन 4 का बन जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड फॉर अदर पार्टिसिपेंट्स इन इंसिडेंटल एंड कनेक्टेड मार्केट्स, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा। रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी एंड कनेक्ट ऑपरेशन, तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। अडेयर टू जनरली एक्सेप्टेड सिक्योरिटी प्रोसीजर्स, तो ये भी कुछ मैच नहीं लग रहा है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, हाँ, कंज्यूमर के इंटरेस्ट तो प्रोटेक्ट करने ही करने हैं। तो ए और डी तो होने चाहिए, बी और सी में देखते हैं। तो बी और सी ओनली वाला ऑप्शन नंबर 4 अवेलेबल है, तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, और ये आंसर हमारा बन जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर द ग्रांट ऑफ पेटेंट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो अब एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे सवाल भी आ रहे हैं जिसमें कुछ खास सीक्वेंस आपको बनती हुई दिखती नहीं है,
बट जबरदस्ती एग्जामिनर उसे सीक्वेंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ये सवाल है, अब इसके अंदर पेटेंट लेना है तो ये काम करने हैं, बट सीक्वेंस देखिए कोई बन रही है कि नहीं बन रही। तो बोल रहे हैं कि ट्रू एंड फेयर ऑनर जो है वो अप्लाई करेगा, स्पेसिफिकेशन फाइल होगी फीस के साथ, फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ द वर्क हु क्लेम्स टू बी ट्रू एंड फर्स्ट ओनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। देखिए यहाँ पे तो लाइन भी पूरी कंप्लीट नहीं लग रही है। फॉर ईच इन्वेंशन सेपरेट एप्लीकेशन शेल बी मेड। तो देखो सी और डी में बात हो रही है कि कौन एप्लीकेशन लगाएगा, और ए में बात हो रही है एप्लीकेशन लगाने की, और बी में बात हो रही है एप्लीकेशन की फीस पे करने की। तो सबसे पहले होना चाहिए कि कौन एप्लीकेशन लगाएगा, तो सी और डी पहले आ जाएंगे, और उसके बाद आएगा कि आप एप्लीकेशन लगा देंगे और उसकी फीस दे देंगे, वो बाद में आ जाएगा। तो एप्रोप्रिएट सीक्वेंस आपके ऑप्शन नंबर 2 ही बन रही है। बट अनएक्सपेक्टेड सा सवाल लगा, जो कि थोड़ा सा मुझे लगा अटपटा है, बट आपको क्या लगा आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। चलिए अगला सवाल हमारे पास है मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें यहाँ पे दे रखी हैं। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स जो कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आती है उनके बारे में कुछ बताया गया है, उसकी मैचिंग करते हैं। सबसे पहले एक्चुअल डिलीवरी, फिर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, फिर सिंबॉलिक डिलीवरी, और लास्ट में आ गया आपका नॉर्मल डिलीवरी लिख दिया सिंपली। तो अगर मैं एक्चुअल डिलीवरी को मैच करूंगा तो एक्चुअल डिलीवरी का मतलब है कि आपने फिजिकली सामान को हैंड ओवर किया, तो आपका ए 2 से मैच होना चाहिए, और इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 से मैचिंग तो बनी जाएगी आपकी। और इसके बाद है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में तो कोई थर्ड पर्सन है, वो अब आपके बिहाफ पे गुड्स होल्ड कर रहा है, पहले किसी और के बिहाफ पे कर रहा था, उसकी एक्नॉलेजमेंट आपको मिल गई, दिस इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी का क्या मतलब होता है? सिंबॉलिक डिलीवरी के अंदर आप जो है किसी सामान के पोजीशन लेने का तरीका जो है वो सामने वाले को दे देते हैं, जैसे आपने गोडाउन की चाबी उसे दे दी, तो ऐसा कुछ कर दिया आपने। और डिलीवरी का मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोजीशन हो रहा है। डी आपका 3 से मैच हो जाएगा, और करेक्ट मैचिंग हमारी ऑप्शन नंबर 2 में बन जाएगी। अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग अ सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट? Legal recognition of electronic documents, any contract for the sale or conveyance of immovable property or any interest in such property, legal recognition of digital signature, justice dispensation system for cyber crime। तो बता रहे हैं कि नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो आपके 1, 3 और 4 ये तो सीधा सीधा इलेक्ट्रॉनिक और साइबर और डिजिटल वाले हैं, तो ये तो बिल्कुल इसके अंदर ही आएंगे, एसेंस है आईटी एक्ट के। बट जो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला ये इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसीलिए यही हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो हमारे पास यहाँ पे अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन पर्सन अंडर सेक्शन 17(1)। तो हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके सेक्शन 17(1) के अंदर पर्सन की डेफिनेशन में कौन इंक्लूड होता है ये हमसे पूछ रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, ओपी सभी आ जाते हैं, तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैव बीन रिप्लेस्ड बाय जीएसटी। आपको करेक्ट कोड यहां पे आइडेंटिफाई करना है। तो एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है आपका, और एडवर्टीजमेंट के टैक्सेस हैं, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, सभी आपके जीएसटी ने रिप्लेस कर दिए हैं। और ये क्वेश्चन का कोई आंसर दिया नहीं था ऑफिशियली, पहले कोई आंसर आया था बट फाइनल की में इसका कोई आंसर दिया ही नहीं था, तो कोई भी आंसर इसका यहाँ पे नहीं बनने वाला। ये सारी चीजें जो है जीएसटी ने रिप्लेस कर दी थी। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरटीआई एक्ट? ऑपरेशनलाइज द फंडामेंटल राइट टू इंफॉर्मेशन, सही बात है जी। सेटअप सिस्टम एंड मैकेनिज्म दैट फैसिलिटेट पीपल्स इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ये भी ठीक है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस, ये भी सही है। मिनिमाइज करप्शन एंड इनएफिशिएंसी इन पब्लिक ऑफिसेस एंड इंश्योर पीपल पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग, ये भी आपका सही है। तो सारे आरटी एक्ट के बारे में सही स्टेटमेंट्स हैं, सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। Which one of the following state taxes have not been replaced by GST? तो कौन से स्टेट टैक्सेस को रिप्लेस नहीं किया है ये आपको बताना है। तो लग्जरी टैक्स को रिप्लेस कर दिया है, परचेज टैक्स को भी कर दिया है, लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग को भी कर दिया है। ये स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम जो है इसको नहीं किया है, सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए तो यहां पे सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द डॉक्ट्रीन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी विल अप्लाई। तो डॉक्ट्रीन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आपके कौन से केसेस में अप्लाई करेगी? तो इसका मतलब होता है कि अगर अब कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म करना, तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज माना जाएगा। तो कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबिलिटी नोन टू द पार्टीज एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स और सिविल डिस्टर्बेंस।
तो प्यारे दोस्तों, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है तभी आपकी ये अराइज हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर बनेगा। अगर केवल कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी है, यानी कि सामान थोड़ा सा महंगा मिल रहा है ऐसा कुछ है, या परफॉर्मेंस करने में कुछ दिक्कत हो रही है, या फिर कुछ स्ट्राइक वगैरह चल रही है, तो वो सब आपके ये वो सब रीजन नहीं होते डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के। तो इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। चलिए, मैच द फॉलोइंग का सवाल है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको करनी है जी मैचिंग। तो यहां पे एक्शनेबल क्लेम, एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड और फ्यूचर गुड। तो एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड को मैच कर लो, इसी से बात बन जाएगी। एग्जिस्टिंग गुड्स कौन से गुड्स होंगे आपके? सर एग्जिस्टिंग गुड्स तो वो गुड्स होंगे जो कि एग्जिस्टेंस में हैं। तो यहां पे गुड्स ओन्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो ये एग्जिस्टिंग हो जाएंगे। फ्यूचर कौन से होंगे? जो भी मैन्युफैक्चर करने हैं, तो डी आपका 1 से मैच हो जाएगा, तो सी 2 और डी 1, तो ऑप्शन 4 आंसर बनेगा। एक्शनेबल क्लेम आपके जो आप रिकवर कर सकते हैं सूट फाइल करके कोर्ट ऑफ लॉ में। एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का मतलब है कि आप गुड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कैसे डिलीवर करना है, तो ये सब आपकी मैचिंग हो जाएगी और करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 बन जाएगा। चलिए, तो अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002? तो हमारा जो कंपटीशन एक्ट 2002 है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमसे यहाँ पे पूछ रहे हैं। टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, ये ऑब्जेक्टिव है। इंपीड एंड टॉर्मेंट कंपटीशन इन द मार्केट, तो कंपटीशन को इंपीड नहीं करना बल्कि बढ़ाना है, तो ये गलत है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सेलर, नहीं, सेलर का नहीं, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बचाना है। टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरिड ऑन बाय द पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट, तो ये भी ऑब्जेक्टिव है। तो ए और डी ऑब्जेक्टिव होंगे और आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। इस सवाल में हमें दो स्टेटमेंट्स यहां पे गिवन है, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट 1 कह रही है, पेटेंट्स आर डिफाइंड एज मोनोपोली राइट्स which one granted by the government for full disclosure of invention for a limited period of time, that is for 20 years। तो आपको गवर्नमेंट से ये मोनोपोली राइट मिल जाता है, आप गवर्नमेंट को अपनी इन्वेंशन की जानकारी देते हैं और गवर्नमेंट आपको ये पेटेंट ग्रांट कर देती है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, तो पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट यहां पे है कि पर्पस ऑफ ग्रांटिंग पेटेंट इज टू encourage इन्वेंशन बाय प्रमोटिंग प्रोटेक्शन एंड यूटिलाइजेशन सो एज टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, तो बिल्कुल यही आपका ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है पेटेंट्स ग्रांट करने का। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ द स्टेटमेंट्स दे आर करेक्ट। चलिए, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन अ कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी? पहली स्टेटमेंट है, लॉ प्रिज्यूम्स दैट एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड। तो यहां पे आपकी जो पहली वाली स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, क्योंकि लॉ ऐसा प्रिज्यूम नहीं करता। लॉ कहता है कि वो पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है जो कि मेजर हैं, साउंड माइंड के हैं, अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड नहीं है, तो ऐसा प्रोवाइड करता है लॉ आपका। अ माइनर कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, तो ये बात सही है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन एंटर इनटू फैमिली कॉन्ट्रैक्ट, तो अनसाउंड माइंड वाला तो नहीं एंटर कर पाएगा। कन्विक्ट कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नॉर कैन स्यू, तो बिल्कुल कन्विक्ट नहीं कर सकता है आपका, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। वाइफ कैन ऑलवेज मेक वैलिड बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बाइंड हर हस्बैंड, तो वैसे भी जब ऑलवेज आ जाता है ना तो स्टेटमेंट डाउटफुल हो जाती है, तो ई वाली स्टेटमेंट भी यहां पे करेक्ट नहीं होगी। आपका बी और डी ये वाली स्टेटमेंट्स ही करेक्ट होंगी और इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आंसर बन जाएगा। चलिए, सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट? A contract of bailment does not result when a person leaves some goods with his friend for being looked after, तो ये तो contract of bailment ही है, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाएगी। बेली हैज अ राइट ऑफ जनरल लियन, तो बेली के पास जनरल और पर्टिकुलर लियन दो राइट्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट अधूरी लग रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हायरिंग ऑफ बैंक लॉकर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, तो आपने बैंक लॉकर लिया, उसमें कुछ सामान अपना रख दिया, तो ये बेसिकली आपने क्या कर दिया, बेलमेंट कर दिया, बैंक में आपने कुछ सामान रख दिया, तो ये आपका बेलमेंट हो सकता है। मनी डिपॉजिटेड इन फिक्स्ड डिपॉजिट विद द बैंक इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, तो आपने बैंक में एफडी कराई, तो ये बेलमेंट नहीं है, क्योंकि यहां पे जो बैंक में आपने एफडी कराई ये बेसिकली आपने बैंक को एक लोन दे दिया, आपको वही वाले नोट तो वापस मिलने वाले नहीं है, तो इसीलिए ये एक लोन की तरह है, ना कि बेलमेंट की तरह। तो आपका जो करेक्ट आंसर जो बन रहा है यहां पे मोस्ट अप्रोप्रिएट, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3 विच इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड एजेंसी बाय नेसेसिटी? तो इनमें से कौन से केस के अंदर आपकी एजेंसी बाय नेसेसिटी क्रिएट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होने वाली है, ये आपको यहां पे बताना है।
तो देखो जी, आपकी एजेंसी बाय नेसेसिटी कब क्रिएट हो सकती है? जब आपकी एकदम से ऐसी नेसेसिटी अराइज हो जाए, एक्यूट एंड डेफिनेट कमर्शियल नेसेसिटी हो जाए, और एजेंट जो है वो बोनाफाइड ही एक्ट करेगा। बिल्कुल ऐसी केस में एजेंट ऐसा नहीं है कि नेसेसिटी के टाइम पे कुछ गलत फायदा उठा ले। एजेंट जो है वो रीजनेबल और प्रैक्टिसेबल कोर्स जो है वो अडॉप्ट करेगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो जो 4 नंबर वाला पॉइंट है ना, बेसिकली जुड़ा हुआ है कि एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट कब टर्मिनेट हो जाता है, कब खत्म हो जाता है। अगर आपका सब्जेक्ट मैटर खत्म हो गया, तब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी आपका टर्मिनेट हो जाता है। तो आपने किसी को एजेंट अपॉइंट किया था किसी चीज के लिए, वो चीज ही खत्म हो गई, तो अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी खत्म हो जाएगा। तो ये आपका एजेंसी बाय नेसेसिटी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वही एप्रोप्रिएट आंसर यहां पे बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सवाल में हमें दो स्टेटमेंट दे रखी है, असर्शन और रीजन की। असर्शन हमें दे रखी है, ए द ओनर ऑफ अ शिप बाय फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंटिंग हर टू बी सी वर्दी इंड्यूसेस बी एन अंडरराइटर टू इंश्योर द शिप। तो यहाँ पे फ्रॉड का केस हो गया है। रीजन दे रखी है कि बी कैन ऑब्टेन कैंसिलेशन ऑफ द पॉलिसी एज इट इज अ फ्रॉड ऑन अकाउंट ऑफ द फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो बिल्कुल फ्रॉड है, तो बी कैंसिल करा सकता है पॉलिसी को। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है और आर ए से रिलेट भी कर रही है, तो एप्रोप्रिएट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 ही यहां पे बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी सेड टू बी डिस्चार्ज बाय रेसिशन when terms of the contract are altered, when a party makes novation of the contract, when a aggrieved party exercises his option to avoid the contract, when a party to a contract waives his rights under the contract, where none of the parties have performed its part for a long time and no other party has objected to it। तो आपने ये टर्म सुनी होगी, नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रिसीशन, ये कुछ टर्म्स हैं। तो रिसीशन, नोवेशन, ऑल्ट्रेशन तीनों अलग अलग हैं, तो ए और बी तो यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड होंगे नहीं। तो अगर आप ए और बी को एक्सक्लूड करेंगे तो वैसे ही आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 का निकल आएगा। तो अगर आपकी कोई एग्रीव्ड पार्टी है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर सकती है, ऐसा राइट उसके पास अवेलेबल होता है। और अगर बहुत सा लंबा टाइम हो जाए, किसी पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्चार्ज हो जाता है। तो सी और ई ओनली ही आपका आंसर यहाँ पे बनेंगे। चलिए, तो यहां पे सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्क अंडर द कॉपीराइट एक्ट। सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग और ड्रामेटिक वर्क तो इंक्लूड हो जाएंगे, बट लेआउट डिजाइन जो इंटीग्रेटेड सर्किट का है वो कवर अप नहीं होगा। सो इसीलिए करेक्ट आंसर जो हमारे पास बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, डेथ और डिसेबलमेंट ऑफ पार्टीज, रिसेशन, रेमिशन, अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। तो प्यारे दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज होने का मतलब है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे टर्मिनेट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट अब काम नहीं करेगा। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कोई ऐसी इम्पॉसिबिलिटी अराइज हो गई, कोई ऐसी सिचुएशन हो गई जिससे अब कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना इम्पॉसिबल हो चुका है। तो यहाँ पे कौन कौन से कारण इसके लिए बन सकते हैं? तो अगर तो आपका सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, आपने अपनी गाड़ी पेंट करवाने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपकी गाड़ी ही डिस्ट्रॉय हो गई। डेथ और डिसेबलमेंट ऑफ द पार्टीज, आपने किसी बंदे से गाने गवाने थे, किसी को एज अ सिंगर आपने हायर किया था, बट मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर कैसे आप उसे गाने गवाएंगे? तो कोई सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे डिस्चार्ज कर देती है। तो ए और बी के केस में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज गोइंग टू बी डिस्चार्ज्ड बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, रेसिशन, रिमिशन, अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन, ये से नहीं जुड़े हुए हैं। तो ए और बी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, हु आर नॉट एलिजिबल टू गेट इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। कॉर्पोरेशन, एसोसिएशन, कंपनी, सिटीजन, लीगल एंटिटीज। तो प्यारे दोस्तों, सीधी बात तो ये है कि हमारा जो आरटीआई एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, वो सूचना का अधिकार देता है हमारे सिटीजन्स को। हमारे सिटीजन्स को ये हक मिलता है। तो सिटीजन्स के अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता है। तो सिटीजन डी है वो इंक्लूड नहीं होगा, बाकी दे आर नॉट एलिजिबल। ए, बी, सी, ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हिच आर नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो आपको बतानी है कौन सी नॉट ट्रू है, यानी कि कौन सी सही नहीं है, कौन सी गलत स्टेटमेंट है, आपको वो बतानी है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन डेजिग्नेटेड पार्टनर इन एलएलपी। तो प्यारे दोस्तों, हमारे एलएलपी के केस में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, ना कि एक। तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। डेजिग्नेटेड मेंबर्स डू नॉट हैव द सेम राइट्स एंड ड्यूटीज एज एनी अदर मेंबर। तो आपके डेजिग्नेटेड मेंबर और बाकी सभी के राइट्स ड्यूटीज ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहते हैं।
फिलहाल इस स्टेटमेंट को भी छोड़ के आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट टू हैव एनी नॉन डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो नॉन डेजिग्नेटेड को लेकर ऐसी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हाँ डेजिग्नेटेड पार्टनर हमारे कम से कम 2 होने चाहिए, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, ये वाला तो सही है, ये गलत नहीं है। A limited liability partnership may be established such that all members are considered to be designated members। तो हाँ सारे पार्टनर्स आपके डेजिग्नेटेड हो सकते हैं, कम से कम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम जितने मर्जी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सी और डी तो आपकी ठीक है, ए गलत है और बी भी गलत सी ही लग रही है, हमें गलत बतानी है, तो ए और बी जो है वो हमारे पास गलत हो जाएंगी। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे बनेगा। चलिए यहाँ पे अगला सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट। तो प्यारे दोस्तों, आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसमें डिफरेंट स्टेजेस हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले आप किसी पार्टी को कोई ऑफर या प्रपोजल देते हैं। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस यहाँ पे बन जाता है। तो पहले ऑफर आएगा, उसकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी, वो यहाँ पे प्रॉमिस बन जाएगा। प्रॉमिस के बाद हमारे यहाँ पे अगर कंसीडरेशन आ जाती है, एक प्रॉमिस मैंने किया, एक प्रॉमिस आपने किया, दोनों ने कोई प्रॉमिस किया, इट बिकम्स अ कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन एक दोनों के लिए बन जाता है, और कंसीडरेशन आ जाने के बाद हमारा ये बन जाता है एग्रीमेंट। प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट में जब लीगल एनफोर्सेबिलिटी आ जाती है, दोज एग्रीमेंट्स विच आर लीगली इन्फोर्सेबल which have been made with the intention to make them legally enforceable, तो ऐसे एग्रीमेंट हमारे कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा सबसे लास्ट में। तो सी है हमारा, ई है, उसके बाद बी है, उसके बाद ए है, और उसके बाद डी है, और ये हमें ऑप्शन नंबर 1 में ही देखने को मिल रहा है। सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज कैन नॉट बी अ स्मॉल कंपनी। तो छोटी कंपनी वो है जिसकी कैपिटल और टर्नओवर एक लिमिट से कम होती है, उसे स्मॉल कंपनी बोला जाता है। तो हमसे पूछ रहे हैं विच कैन नॉट बी अ स्मॉल कंपनी, कौन सी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती है। होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडरी कंपनी, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 वाली कंपनी आप जानते हैं ना कौन सी होती है, ये आपकी चैरिटी वाली कंपनीज होती है। कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, और 1 पर्सन कंपनी। तो इनमें से कौन सी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती है। तो प्यारे दोस्तों, जो हमारी कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन दी गई है कंपनी लॉ में, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि अगर आप कोई होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी या फिर चैरिटेबल कंपनी है तो आप स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते हैं। तो ए और बी हमारे स्पेसिफिकली वहां पे मेंशन किए गए हैं। और प्यारे दोस्तों, जो हमारे डी वाला पॉइंट है 1 पर्सन कंपनी, ये तो वैसी ही छोटी कंपनी होती है, वैसी स्मॉल कंपनी होती है, तो ये तो हमारी स्मॉल कंपनी होगी ही होगी। तो ए और बी हमारे आने चाहिए, डी नहीं आना चाहिए, और सी को हम एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास ए और बी आ रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 में सी के साथ। तो यहाँ पे ए, बी और सी आंसर बन जाएगा कि जो कंपनी हमने किसी स्पेशल एक्ट के अंदर बनाई है वो भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती है। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, इन द केस ऑफ अ वारंटी द बायर कैन repudiate the contract, claim damages only, return the goods, refuse to pay the price। तो प्यारे दोस्तों, हम बात करते हैं ब्रीच ऑफ कंडीशन और ब्रीच ऑफ वारंटी की। तो हमारे पास जो वारंटी होती है, ये ऐसी स्टिपुलेशन होती है विच इज कोलेटरल, विच इज सेकेंडरी टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर हमारे पास वारंटी का ब्रीच होता है, अगर ब्रीच ऑफ वारंटी होता है, तो उस केस में हम केवल और केवल डैमेजेस ही क्लेम कर सकते हैं। अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होता तो उस केस में हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को भी रेपुटेट कर सकते थे, बट ब्रीच ऑफ वारंटी के अंदर आप केवल और केवल डैमेजेस ही क्लेम कर सकते हो। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, 2 स्टेटमेंट्स हमें दे रखी हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 है, डिस्प्ले ऑफ गुड्स बाय अ शॉपकीपर विद प्राइसेस मार्क्ड ऑन देम इज नॉट एन ऑफर बट एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू मेक एन ऑफर टू बाय द गुड्स। तो सवाल कैसा है, सवाल है ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर के डिफरेंस पे बेस्ड है आपका ये सवाल। तो आपको अगर दुकान में सामान दिख रहा है, उस पे प्राइस टैग लगे हुए हैं, तो इट इज एन ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर, ये प्राइमरीली हमारा होता है इन्विटेशन टू ऑफर। और इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 1 तो हमारी सही लग रही है, और सही ही होगी स्टेटमेंट नंबर 1 तो। आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट नंबर 2 कह रही है, price quotations, catalogs and advertisements in the newspaper for sale of an article do constitute a valid offer
तो प्यारे दोस्तों, जो भी आपकी प्राइस कोटेशन, कैटलॉग्स और एडवर्टीजमेंट्स होती है, दे आर ऑल्सो एन इन्विटेशन टू ऑफर। ये भी हमारी इन्विटेशन टू ऑफर होती है, ये ऑफर नहीं होती है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है ये हमारी गलत हो जाएगी। तो स्टेटमेंट नंबर 1 ही सही होगी और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 जो है उसका यहां पे बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाइड एज द की मैनेजरियल पर्सनल इन द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अंदर इनमें से कौन कौन से लोग हैं जिनको की मैनेजरियल पर्सनल माना जाता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, चीफ रिस्क ऑफिसर और मैनेजर। तो प्यारे दोस्तों, हमारा जो कंपनीज एक्ट है उसके अंदर जो रेलेवेंट सेक्शन की मैनेजरियल पर्सनल की बात करता है, तो उसके अंदर वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी और मैनेजर, इनको इंक्लूड करता है केएमपी, की मैनेजरियल पर्सनल की डेफिनेशन के अंदर। चीफ रिस्क ऑफिसर को नहीं करते हैं और इसीलिए करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4, ABCE ओनली। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है। लिस्ट 1 में आपके पास कुछ लीगल लैटिन फ्रेजेस है और लिस्ट 2 में है उनकी डिस्क्रिप्शन और हमें करनी है जी यहाँ पे उनकी मैचिंग। सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा है कंसेंसस एडाइडम क्विड प्रोक्यू, फिर क्वांटम मेरिट, फिर कैविएट एम्प्टर। तो यहाँ पे समथिंग इन रिटर्न, एज मच एज अर्न्ड, बायर बिवेयर और मीटिंग ऑफ माइंड्स। तो कंसेंसस एडाइडम, तो कुछ कंसेंसस की बात चल रही है, कुछ मीटिंग ऑफ माइंड्स की बात चल रही है, ऐसा हम कह सकते हैं, ए को 4 से मैच कर सकते हैं। क्विड प्रोक्यू हम सभी जानते हैं कंसिडरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, समथिंग इन रिटर्न इसका मतलब रहता है। क्वांटम मेरिट, जितना काम कर लिया, जितना क्वांटिटी ऑफ काम कर लिया, उसके मेरिट के बेसिस पे आपकी पेमेंट कर दी जाए, एज मच एज अर्न्ड। कैविएट एम्प्टर का मतलब हम सभी जानते हैं, लेट द बायर बिवेयर, ऐसा मतलब होता है कैविएट एम्प्टर का। तो मैचिंग हमारी बिल्कुल सीधी है, A4 से है, बाकी B1, C2 और D3, और ये हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। आपको इनमें से कोई एक आधा नहीं भी पता होता, वो भी मेरे ख्याल से आपका आंसर आसानी से यहाँ पे मार्क हो जाता। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, if the information sought has been supplied by the third party or is treated as confidential by that third party, the third party must give a representation before the public information officer in reply to the notice issued to it within how many days from the date of receipt of such notice। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि कई बार आपने कुछ इंफॉर्मेशन मांगी जो कि थर्ड पार्टी से जुड़ी हुई है। जैसे मान लो आपने कोई इंफॉर्मेशन मांगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कि सचिन तेंदुलकर ने कितनी पेनल्टी पे करी थी, तो आप यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, ये थर्ड पार्टी से जुड़ी हुई है, ये सचिन तेंदुलकर से जुड़ी हुई है। तो हमारे पास ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो इस इंफॉर्मेशन को आपको डायरेक्टली डिस्क्लोज नहीं कर देगी। सचिन तेंदुलकर को बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे मांगी गई है, और यहाँ पे सचिन तेंदुलकर जो है अपनी रिप्रेजेंटेशन देंगे कि ये इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जाए या ना किया जाए। और ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये 10 दिन में ये दे देते हैं, सचिन तेंदुलकर जो है 10 दिन में ये रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, और इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, which one of the following is not valid as per the Limited Liability Partnership Act 2008? LLP shall maintain its books of accounts on double entry system and on cash or accrual basis. LLP shall prepare a statement of account and solvency for each financial year. Every LLP shall file an annual return with the registrar of companies. Every LLP is a separate legal entity independent of its partners. तो प्यारे दोस्तों, ये जो सवाल है इसमें जो हमारी सारी स्टेटमेंट्स अगर आप उन्हें रीड करते हैं, तो पहली स्टेटमेंट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करती है, कैश और एक्रूअल बेसिस पे बना सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। एलएलपी को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी बनाना पड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। एलएलपी एनुअल रिटर्न भी फाइल करते हैं, ये भी सही है। और एलएलपी को सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है, तो यहाँ पे ये एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है जो कि पार्टनर से अलग रहती है, तो ये भी कहीं ना कहीं सही है स्टेटमेंट। तो ये सारी ऑप्शंस कहीं ना कहीं सही है। तो मेरे हिसाब से इस सवाल में कोई एम्बिग्यूटी है और मेरे को यहाँ पे कोई करेक्ट आंसर नहीं लग रहा। शायद ऑफिशियल की में कोई आंसर इन्होंने दिया था, बट मेरे अकॉर्डिंग तो इस सवाल में कोई एम्बिग्यूटी है और इसमें कोई भी करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से नहीं बनता है। चलिए यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियली एंटी कॉम्पिटिटिव एज पर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 इन इंडिया?
तो पूछ रहे कि ये इनमें से कौन से एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स बन सकते हैं एज पर दी कॉम्पिटिशन एक्ट 2002? एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, रीसेल प्राइस एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, नॉन कम्पीट एग्रीमेंट या फिर टाई इन एग्रीमेंट। तो अगर हम कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के प्रोविजन की यहाँ पे बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट्स की बात कर रखी है जो कि हमारे एंटी कॉम्पिटिटिव बन सकते हैं। और ऐसे एग्रीमेंट्स के अंदर अगर हम बात करें कौन कौन से एग्रीमेंट यहाँ पे आते हैं, तो हमारे पास एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट आ जाता है, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस आ जाता है, एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट आ जाता है और टाई इन एग्रीमेंट आ जाता है। नॉन कम्पीट एग्रीमेंट उसके अंदर नहीं आता है। और ए, बी, सी और ई जो है वो हमारे करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेंगे। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास एक और सवाल है। Which one of the following statements is correct regarding the Negotiable Instruments Act in India? A check is always drawn on a banker. A check requires acceptance by the drawee. A bill of exchange can be drawn payable to bearer on demand. Promissory note containing a conditional promise to pay is a valid promissory note. तो लास्ट से शुरू करते हैं। तो हमारे पास प्रॉमिसरी नोट जो होता है इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल प्रॉमिस। तो अगर कंडीशनल प्रॉमिस है तो ये वैलिड नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी ड्रॉन पेबल टू बियरर ऑन डिमांड। तो सेक्शन 31 आरबीआई एक्ट का आड़े आता है यहाँ पे और मना करता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू बियरर ऑन डिमांड नहीं बना सकते हैं। उससे आरबीआई की करेंसी की आप जो है कहीं ना कहीं निरादर कर रहे हैं, उसका करेंसी की वैल्यू कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए अलाउड नहीं है। अ चेक रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉई। आपने चेक काट दिया बैंक के ऊपर तो बैंक को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, इसमें कोई एक्सेप्टेंस वाला सिनेरियो नहीं अराइज होता, कोई हमें अलग से एक्सेप्टेंस नहीं करनी पड़ती है, तो एक्सेप्टेंस की कोई जरूरत नहीं होती और इसीलिए ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। अ चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंकर। हाँ, चेक बन रहा है तो बैंकर पे ही बनेगा, बैंक के ऊपर ही चेक बनेगा आपका, और इसीलिए पहला वाला ही हमारा करेक्ट बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिविलेज और राइट ऑफ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से जुड़ा हुआ सवाल है और होल्डर इन ड्यू कोर्स के प्रिविलेजेस और राइट्स की बात कर रहा है। कह रहे कि कौन सा उसका राइट उसका प्रिविलेज नहीं होता है। तो हमारे जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होते हैं उनकी बहुत ही एक स्पेशल पोजीशन है, काफी सारे राइट्स प्रिविलेजेस उनको मिलते हैं यहाँ पे। और ऑप्शंस दिए estoppel against denying the signature or capacity of the prior party, estoppel against denying the original validity of the instrument, estoppel against denying the capacity of the payee to endorse, estoppel against denying the genuineness or validity of the payee's endorsement। तो प्यारे दोस्तों हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लॉ के अंदर यहाँ पे प्रोविजन बनाए गए कि अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स सूट फाइल करते हैं हमारे प्रॉमिसरी नोट के मेकर के अगेंस्ट, हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज के एक्सेप्टर के अगेंस्ट, तो वहां पे वो प्रॉमिसरी नोट के जो मेकर है और बिल ऑफ एक्सचेंज के जो एक्सेप्टर हैं वो प्ली नहीं ले सकते कि आपका इंस्ट्रूमेंट ओरिजिनली वैलिड नहीं था। दे हैव बीन स्टॉप्ड फ्रॉम टेकिंग दिस प्ली। और साथ ही वो ये भी प्ली नहीं ले सकते कि हमारे जो पेई है जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट को इंडोर्स किया और अल्टीमेटली होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास पहुंचा कि जो पेई है उनकी कैपेसिटी ही नहीं थी इंडोर्स करने की, ऐसी भी प्ली वो यहाँ पे नहीं ले सकते। और साथ ही हमारी यहाँ पे सिग्नेचर को लेकर भी कि सिग्नेचर फोर्ज किए गए थे, आपकी जो प्रायर पार्टीज है जिन्होंने इंडोर्स किया वो कैपेबल नहीं थी, ऐसी कोई प्लीज यहाँ पे नहीं ली जा सकती है। तो पहले 3 हमारे प्रिविलेजेस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लॉ के अंदर दिए गए। तो चौथा वाला पॉइंट है डिनाइंग द जेन्युइननेस और वैलिडिटी ऑफ द पेईज एंडोर्समेंट, ऐसा स्पेसिफिकली नहीं मेंशन किया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। थोड़ा सा सवाल यहाँ पे घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, कुछ एस्टॉपल वर्ड के कारण हो सकता है आपको समझने में दिक्कत आ रही हो, बट दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग हमें करनी है और लिस्ट 1 में हमारे पास है कुछ मोड्स, कुछ डिलीवरी से जुड़े हुए, और लिस्ट 2 में हमारे पास है कुछ एक्सप्लेनेशंस। और अगर आप लिस्ट 1 देखेंगे तो इट कंटेन्स एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी एंड सिर्फ डिलीवरी। तो बेसिकली आप जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते हैं उसमें जो डिफरेंट मोड्स ऑफ डिलीवरी रहते हैं उसको लेकर कुछ सवाल ये हमें लग रहा है और उनकी कुछ एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, उनसे मैं मैच ऑन करना इन्हें। तो एक्चुअल डिलीवरी की अगर मैं बात करता हूं तो एक्चुअल डिलीवरी का मतलब है कि आप फिजिकली सामान को हैंड ओवर करते हैं, डिलीवर करते हैं। जैसे आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं, आपके घर पे फिजिकली सामान डिलीवर हो रहा है, इट बिकम्स एक्चुअल डिलीवरी। तो एक्चुअल डिलीवरी के अंदर देयर इज फिजिकल हैंडिंग ओवर ऑफ द पोजीशन ऑफ गुड्स बाय द सेलर टू द बायर। तो दिस इज गोइंग टू बिकम एक्चुअल डिलीवरी। तो ए आपका 2 से मैच होगा। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के अंदर आपके सामान की कस्टडी में कोई चेंज नहीं होता, आपका सामान जहां पड़ा है वहीं पड़ा रहता है।
लेट्स सपोज आपने अपना सामान गोदाम में रखा हुआ है और अब गोदाम का जो सामान था आपने किसी को यहाँ पे बेच दिया है। अब आप सामान गोदाम से निकालकर उसे फिजिकली हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं, बस आपने गोदाम का जो चौकीदार है, गोदाम का जो इंचार्ज है, उसे बोल दिए कि अब ये सामान मेरा नहीं है, अब ये सामान इन जनाब का है, इन जनाब को ये सामान हैंड ओवर कर देना। तो यहाँ पे एक थर्ड पर्सन जो है वो एक्नॉलेज कर रहा है कि अब जो सामान है मैं वो किसी और पर्सन के लिए होल्ड कर रहा हूं, मैं वो बायर के लिए होल्ड कर रहा हूं। दिस इज एक्नॉलेजमेंट बाय द थर्ड पर्सन। जो हमारा चौकीदार है, जो हमारा इंचार्ज है, वो ऐसी एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे कर लेता है। सिंबॉलिक डिलीवरी की मतलब कि सिंबॉलिक डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पे हम सामान को एक्चुअल में डिलीवर इस हिसाब से करते हैं कि हम केवल और केवल कुछ डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर कर देते हैं या फिर किसी चाबी को ट्रांसफर कर देते हैं और वही हमारी डिलीवरी हो जाती है। जैसे आपने किसी से गाड़ी खरीदी, आपने किसी से कोई सामान खरीदा जो गोदाम में पड़ा हुआ है, उसने आपको गोदाम की चाबी दे दी या फिर उसने आपको गाड़ी की चाबी दे दी, तो ये बेसिकली हमारे पास सिंबॉलिक डिलीवरी बन जाएगी। तो सी जो है हमारा यहाँ पे 1 से मैच हो जाएगा। और उसके बाद बचा डिलीवरी। डिलीवरी इज गोइंग टू बी बेसिकली वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 से ये मैच हो जाएगा। ये जनरल मीनिंग है डिलीवरी वर्ड का कि आपका पोजीशन का ट्रांसफर हो रहा है सेलर से बायर की तरफ। पोजीशन कैसे भी ट्रांसफर हो सकता है, एक्चुअली भी हो सकता है, इट कैन बी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी। तो हमारी जो मैचिंग बन रही है इट इज एज पर ऑप्शन नंबर 2। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे बनेगा। चलिए यहाँ पे हमारे पास सवाल है, Which of the following are the tax categories under GST? तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, इसके अंदर कौन कौन सी टैक्स कैटेगरीज हमें देखने को मिलती हैं? 5%, 10%, 12%, 20% और 28%। देखो जीएसटी के अंदर 5% एक कैटेगरी है, 12% है, 28% है, 10 और 20 हमें नहीं देखने को मिलती हैं। तो ए, सी और ई यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए यहाँ पे हमारे पास सवाल है, Arrange the following in the winding up process of a company by tribunal in chronological sequence from the first to the last। तो हमारा जब कंपनी का वाइंड अप हो रहा है, ट्रिब्यूनल कंपनी का वाइंड अप कर रहा है, तो उसके अंदर जो वो स्टेप्स फॉलो कर रहा है, जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स रहता है, आपको उसको यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना होगा। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपकी होगी पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप। जो भी हमारे रेलेवेंट पर्संस है जिनके पास ये राइट है कि वो पिटीशन डाल सकते हैं वाइंडिंग अप की, वो यहाँ पे वाइंडिंग अप की यहाँ पे जो पिटीशन है उसे सबसे पहले फाइल कर देंगे, ट्रिब्यूनल को ये पिटीशन दे देंगे और ट्रिब्यूनल जो है यहाँ पे अपॉइंट कर देगा कंपनी लिक्विडेटर को। कंपनी लिक्विडेटर यहाँ पे अपॉइंट हो जाएगा, पिटीशन के बाद कंपनी लिक्विडेटर यहाँ पे अपॉइंट हो जाएगा। कंपनी लिक्विडेटर एक रिपोर्ट तैयार करेगा और अपनी रिपोर्ट तैयार करके देगा ट्रिब्यूनल को। एक रिपोर्ट तैयार यहाँ पे हो जाएगी जो कि ट्रिब्यूनल के पास चली जाएगी और उसके बाद यहाँ पे ट्रिब्यूनल जो है उसकी रिपोर्ट पे अपनी जो डायरेक्शंस है वो यहाँ पे देगा। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल ऑन रिपोर्ट ऑफ द कंपनी लिक्विडेटर इसके बाद आएगा जी। और फिर फाइनली हमारे पास जो हमारे एसेट्स है उनको बेचा जाएगा, जो हमारे कॉन्ट्रीब्यूटरीज है उनकी लिस्ट जो है वो यहाँ पे सेटल आउट की जाएगी कि किन किन लोगों से कंट्रीब्यूशन मंगानी है, कौन कौन लोग पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे कंपनी के वाइंडिंग अप के समय, और उनको एसेट्स की पेमेंट में यूटिलाइज किया जाएगा। तो ऐसा कुछ सीक्वेंस हमारा रहने वाला है और ये सीक्वेंस हमारा जो बन रहा है आई थिंक इट इज एज पर ऑप्शन नंबर 3। हमारा सी है, फिर हमारा आ रहा है ई, फिर हमारे पास आ रहा है बी, फिर हमारे पास आ रहा है डी और फिर हमारे पास आ रहा है ए। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे सवाल हमारे पास है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मे बी वाउंड अप बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग? वॉलंटरली, by the registrar if the firm fails to file annual return in the prescribed form with the registrar of companies within 60 days of the closure of financial year, by the tribunal established under the Companies Act 2013, either voluntarily or by the tribunal established under the Companies Act 2013। तो प्यारे दोस्तों हमारी जो एलएलपी है वो वॉलंटरी वाइंड अप भी हो सकती है और कंपलसरी वाइंड अप भी हो सकती है। या तो वॉलंटरी वाइंड अप होगी या ट्रिब्यूनल भी उसे वाइंड अप कर सकता है। तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनने वाला है। चलिए यहाँ पे सवाल है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स असर्शन और रीजन, इन्हें रीड करते हैं। असर्शन दिया है, लियन इज द राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ गुड्स एंड रिफ्यूज टू डिलीवर देम टू द बायर until the price due in respect of them is paid or tendered। तो लियन का मतलब यही होता है कि आप सामान का पोजीशन रिटेन कर लेते हैं और आप तब तक उसे बायर को नहीं देते जब तक वो आपकी पेमेंट यहाँ पे पूरी नहीं चुका देता। रीजन दिया, an unpaid seller in possession of goods sold is entitled to exercise his lien
on the goods where the goods have been sold without any stipulation as to credit. तो अनपेड सेलर है, अब यहाँ पे उसने सामान किसी को बेचा, कोई क्रेडिट कोई उधारी की बात नहीं हुई थी, तो जब तक उसकी पेमेंट नहीं हो जाती वो सामान पे लियन एक्सरसाइज कर सकता है। तो असर्शन और रीजन आपकी दोनों सही है, बट अगेन बात वहीं अट जाती है, ऑप्शन 1 सही करे या 2 सही करे, और इसमें यू कैन नेवर बी 100% श्योर। आपको जो ऑफिशियल आंसर की मैं आंसर दिया उसी को कहीं ना कहीं फॉलो करना होता है। और हमें इस बार जो देखने को मिल रहा है कुछ ऐसा इन्होंने सिस्टम फॉलो किया है कि अगर आपकी दोनों स्टेटमेंट रिलेटेड है, एक दूसरे से काफी मिलती जुलती हैं, तो वो आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही दे रहे हैं। और यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि आपकी जो रीजन है वो असर्शन से जुड़ी हुई है। असर्शन में लियन के बारे में बताया गया और रीजन में बताया गया कि लियन का कैसे अनपेड सेलर इस्तेमाल कर लेता है, कैसे उसे एक्सरसाइज कर लेता है, और इसीलिए इसका आंसर जो दिया गया है ऑफिशियल की में, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज आर एड्रेस्ड बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे कौन कौन से इश्यूज को एड्रेस किया गया है। तो इसके अंदर दिया लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, ऑफेंसेस और कॉन्ट्रावेंशंस, डिस्प्यूट सेटलमेंट, जस्टिस डिस्पेंशन सिस्टम फॉर साइबर क्राइम्स। तो सबसे जरूरी बात जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर की गई है, उसके ऑब्जेक्टिव्स में की गई है, दैट इज लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स है, उनको लीगल रिकॉग्निशन मिल चुकी है। सबसे जरूरी बात तो ये है जो कि आपकी यहाँ पे इंक्लूड की गई है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं इसके अंदर, जैसे ऑफेंसेस की भी बात कर रखी है, साइबर क्राइम्स वगैरह की भी बात तो कर रखी है। ऑप्शंस को अगर हम एक बार देखते हैं तो मेरे पास ए तो आना ही चाहिए, ए तो आना ही चाहिए, और ए मेरे पास आ रहा है 1 में और 4 में, तो 2 और 3 को तो मैं काट देता हूं। अब ए के साथ मेरा जो सी है वो दोनों में आ रहा है, ऑफेंसेस और कॉन्ट्रावेंशन तो दोनों में ही आ रहा है मेरे पास, तो सी को तो लेके चलना ही है साथ में। डी और ई में से कौन सा आएगा अब ये मुझे देखना है। डिस्प्यूट सेटलमेंट आएगा या फिर जस्टिस डिस्पेंशन सिस्टम फॉर साइबर क्राइम यहाँ पे आएगा। देखो यहाँ पे इस कानून के अंदर जो हमारा साइबर क्राइम्स है उसको लेकर डिटेल में बातें कर रखी है, अलग अलग सेक्शंस बता रखे हैं कि किस सेक्शन में क्या साइबर क्राइम है और उसको लेकर क्या पेनल्टीज है, वो सब चीजें इसके अंदर डिटेल में बता रखी हैं। तो मेरे ख्याल से ई ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है मुझे, तो मैं ए, सी और ई की तरफ ही जाऊंगा, और ऑफिशियल आंसर इज ऑल्सो ऑप्शन ए, सी एंड ई ओनली। तो यही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। तो प्यारे दोस्तों, हमारे सवाल कई बार इस तरीके से पूछे जाते हैं कि आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना होता है, और इसी तरीके से यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। चलिए यहाँ पे सवाल है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द एम्बिट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002 इन इंडिया। तो कंपटीशन एक्ट 2002 के ऑब्जेक्टिव्स के एम्बिट में कौन सा नहीं आता है। एनकरेज कंपटीशन, ये तो आएगा ही आएगा। प्रिवेंट एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, ये भी आएगा। प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक राइट्स अराइजिंग आउट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखो जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ना, उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन दे रखी है, उनको प्रोटेक्शन दे रखी है कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर। तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाती है, तो 3 वाला पॉइंट इसके अंदर नहीं आना चाहिए। रेगुलेट मर्जर्स एंड कॉम्बिनेशंस, दिस इज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स की कॉम्बिनेशंस को रेगुलेट करना है, मर्जर्स एक्विजिशंस को रेगुलेट करना है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपटीशन एक्ट। तो 1, 2 और 4 तो ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, 3 ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा, प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक राइट्स अराइजिंग आउट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। अगले सवाल की ओर आते हैं। As per the RTA Act 2005, which of the following are exempted from disclosure under section 8? तो RTA Act के अंदर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन को एग्जेम्प्ट किया गया कि उसे डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, और उसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आती है वो आपसे सवाल पूछ रहा है। इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड कॉज अ ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, तो बिल्कुल ऐसी इंफॉर्मेशन को एग्जेम्प्टेड रखा गया है। मंथली रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, देखो इस इंफॉर्मेशन को एग्जेम्प्टेड नहीं रखा गया है। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, ये भी एक एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन है। Information which relates to personal information, the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, तो ऐसी personal information को भी यहाँ पे exempted रखा गया है। A statement of the categories of documents that are held by the public authority or under its control, तो कौन से documents रखे हुए public authority ने, ऐसी जो statement है उसको भी exempted नहीं किया गया है, तो ये भी exemption में नहीं आएगा। आपके exemption में जो आएंगे वो A, C और D आएंगे।
आपको तीन ही चूज करना है। ई को लेकर अगर आपको डाउट भी था तो ए, सी और डी आप आसानी से चूज कर लेंगे और करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, ड्यूटीज ऑफ बेलर इंक्लूड take care of the goods, bear extraordinary expenses, return accretion to the goods, indemnify the bailee, disclose known faults। देखो, आपके पास एक बेलर होता है और एक आपके पास होता है बेली। तो बेलर वो है जिन्होंने अपना सामान बेली को दिया हुआ है कुछ समय के लिए इस्तेमाल करने के लिए। जैसे बेलर ने अपनी गाड़ी दी है एक अपने दोस्त को, बेली को, जो कुछ समय के लिए उसका इस्तेमाल करने वाला है। तो बेलर की ड्यूटी यहाँ पे क्या होने वाली है वो आपको बताना है। देखो, इनमें से सबसे पहला बताया टेक केयर ऑफ द गुड्स। तो गुड्स का ख्याल किसने रखना है? जिसको सामान मिला, यानी कि बेली को मिला। तो ये तो ड्यूटी किसकी हो गई? ये बेली की हो गई, बेलर की ड्यूटी नहीं है। बियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। देखो, जो गाड़ी हमने दी उसमें कोई बहुत बड़ी खराबी थी और वो बहुत बड़ी खराबी को ठीक करने के लिए बेली का काफी ज्यादा खर्चा हो गया, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा जो हुआ ना, वो बेलर की जिम्मेदारी है, इसकी ड्यूटी है, तो इसे पूरी करनी होगी। रिटर्न एक्रीशन टू द गुड्स। अब देखो, गाड़ी के केस में तो एक्रीशन नहीं होगा, बट लेट सपोज कि यहाँ पे हमने मुर्गी दी थी और मुर्गी ने अंडा दिया, तो अंडा जो है वो भी बेलर को वापस करना होगा, बेली को। तो ये ड्यूटी होती है बेली की, ना कि बेलर की। इंडेमनीफाई द बेली। तो इंडेमनीफाई द बेली का मतलब है कि अगर बेली को कोई यहाँ पे नुकसान वगैरह हो रहा है तो आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और डिस्क्लोज नोन फॉल्ट्स। तो अगर कोई आपकी गाड़ी में फॉल्ट वगैरह जिसके बारे में आपको जानकारी है तो वो आपको बेली को बता देना, ये आपकी ड्यूटी है। तो बी, डी और ई बेलर की ड्यूटी बनेगी, ए और सी जो है वो बेली की ड्यूटी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बन जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अब बारी है जी पैसेज बेस्ड सवाल की। तो यहाँ पे हमारे पास एक पैसेज है और इस पैसेज से हमें 5 सवाल आगे पूछे जाएंगे। तो फटाफट से इस पैसेज को पहले रीड ऑन करते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं हमारे सवालों की तरफ। तो पैसेज को आइए फटाफट से आप और मैं रीड करते हैं। Section 455 of the Indian Companies Act 2013 talks about a new provision called dormant company. This concept was not there in the Companies Act 1956. तो dormant company से जुड़ा हुआ ये पैसेज आपका है। A dormant company offers excellent advantage to the promoters who want to hold an asset or intellectual property under the corporate shield for its usage at a later stage. For instance, if a promoter wants to buy lands now for its future project at a comparatively lesser price, he may do the same through dormant company so that he can use the land for its future project. Thus, dormant company status is a new phenomenon in the Companies Act 2013 and is an excellent tool for keeping assets in the company for its future usage. A dormant company may be either a public company or a private company or a one-person company. Certain companies, due to the nature of their business, may not be able to start any business for a long time from the date of incorporation. As for instance, any business for creation of intellectual property or for a future project and has no significant accounting transaction. Such a company may be an inactive company. Construction companies, real estate companies incorporate new companies to hold land properties for future projects. This concept is beneficial for them. By this concept, they can incorporate a company and purchase property land in that company and get the status of dormant company. If a company gets status of dormant company, there are less compliance in dormant company in comparison of the active company. It will help to save cost of compliances for inactive companies. तो ये जो पैसेज है डॉर्मेंट कंपनी की बात करता है, उसके फायदे, उसके जुड़ी हुई प्रोविजंस की बात करता है। तो बेसिकली हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अंदर आप एक कंपनी को डॉर्मेंट कंपनी बना सकते हो, यानी कि उस कंपनी के लिए आपको बहुत सारी कंप्लायंसेस नहीं करनी पड़ेंगी जो कि नॉर्मल कंपनी के लिए आपको करनी पड़ती है। तो आप एक कंपनी बना के उसमें लैंड, उसमें प्रॉपर्टी लेके छोड़ सकते हो और अभी उसको डॉर्मेंट कर सकते हो। बाद में जब आपको उसमें काम करना होगा तब आप उसे एक्टिवेट करा सकते हो। तो कुछ इस तरीके की ये हमारी डॉर्मेंट कंपनी होती है। चलिए, तो बढ़ते हैं हमारे सवालों की तरफ। तो पहला सवाल हमारे पास है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीजन। तो इन्हें पढ़ते हैं। असर्शन दिया, प्रोविजन इज मेड टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ अ डॉर्मेंट कंपनी फॉर अ इनएक्टिव कंपनी दैट डज नॉट ट्रेड। तो हमारी जो इनएक्टिव कंपनी है वो डॉर्मेंट कंपनी बन सकती है। तो बिल्कुल सही है असर्शन हमारा। रीजन दिया, डॉर्मेंट कंपनी डज नॉट ट्रेड बट हैज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। तो रीजन में इन्होंने गड़बड़ कर दी।
जो हमारी डॉर्मेंट कंपनी होती है वो ना तो ट्रेड करती है और ना ही उसकी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती है। तो आपका असर्शन सही है, रीजन गलत है, और इसीलिए करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 का। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, असर्शन रीजनिंग का ही सवाल है। Assertion दिया, if a company gets status of a dormant company, then it is subject to less compliance in comparison to active company। तो बिल्कुल सही है assertion हमारा। Reason है, it will help to save compliances for inactive companies when they become dormant company under section 455 of the Companies Act 2013 as compared to the Companies Act 1956। तो रीजन भी हमारा बिल्कुल सही है कि यहाँ पे अगर आप इनएक्टिव कंपनी बन जाते हैं, डॉर्मेंट कंपनी बन जाते हैं, तो फिर आपकी कंप्लायंसेस यहाँ पे कम हो जाएंगी। तो अब असर्शन और रीजन जो है दोनों बात तो कंप्लायंसेस की ही कर रही है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा, अब आपको ये पहचानना है। अब आपको ये जानना है कि ऑप्शन नंबर 1 आंसर लगाए या ऑप्शन नंबर 2 आंसर लगाए। देखो अगर आप सवाल में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने लगोगे तो हो सकता है आपको लगे कि रीजन असर्शन को इतना भी बारीकी से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। हाँ, दोनों स्टेटमेंट जुड़ी हुई है डॉर्मेंट कंपनी से, बट हाँ बारीकी से अगर आप थोड़ा सा सोचने बैठेंगे तो शायद अपना आंसर ऑप्शन बी लगा दे। बट इस सवाल में एग्जामिनर ने जो सोचा है हमें वही मानना पड़ेगा। देखो असर्शन रीजनिंग के जितने भी सवाल होते हैं उसमें 100% कोई भी कभी भी श्योर नहीं हो सकता, उसमें आपको एग्जामिनर की बात माननी ही पड़ती है। तो अगर इसका आंसर ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन 1 दिया तो हमें वही मानना पड़ेगा, अगर 2 देते तो वो भी हमें मानना ही पड़ता। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 दिया, और शायद इसीलिए दिया क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है। रीजन में भी लेस कंप्लायंसेस की बात की गई है अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और असर्शन में भी ऐसी ही बात कर रखी थी, तो इन्होंने दोनों को रिलेटेड मान लिया और ऑप्शन नंबर 1 का आंसर हमें यहाँ पे दे दिया। चलिए अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचर ऑफ बिजनेस इज सुटेबल टू डॉर्मेंट कंपनी? शिपिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, रियल एस्टेट बिजनेस या फिर फार्मास्यूटिकल बिजनेस? तो ये तो सीधा सीधा आसान सवाल हो गया, पैसेज में भी सीधा सीधा ही लिखा हुआ था कि रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए ये कंसेप्ट सुटेबल है, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा यहाँ पे बन जाएगा। तो अगला सवाल हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज डू नॉट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ अ डॉर्मेंट कंपनी? तो सवाल पूछ रहा है कि कौन सी कंपनीज दे डू नॉट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ अ डोरमेंट कंपनी। तो ये आंसर हमें यहाँ पे बताना है। प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी, लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। तो प्यारे दोस्तों, पैसेज में तो हमें सिर्फ इतनी जानकारी दे रखी है कि प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और वन पर्सन कंपनी, ये सभी डोरमेंट कंपनीज हमारी बन सकती हैं। पर सवाल हमसे पूछ रहे कौन सी नहीं बन सकती, और यहाँ पे आपको सभी में 3 ऑप्शंस कम से कम देखने को मिल रहे हैं, और इसीलिए इस क्वेश्चन में कोई एम्बिग्विटी है, और इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कोई आंसर नहीं है, इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, इस क्वेश्चन को हमें स्किप करना पड़ेगा। तो आइए फटाफट से अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है, डोरमेंट कंपनी ऑफर्स एक्सीलेंट एडवांटेज टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो डोरमेंट कंपनी का सबसे बढ़िया फायदा किसे होता है? बैंकर्स, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स और प्रमोटर्स। तो पैसेज में हमने देखा कि प्रमोटर्स को फायदा होता है, क्योंकि प्रमोटर्स जो है वो ऐसी कंपनी बना के कोई लैंड लेके छोड़ सकते हैं, और बाद में जब उन्हें काम करना होगा कंपनी में तब वो अपना काम यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारी ऐप या वेबसाइट पे फ्री यूनिट स्नैपशॉट कोर्स के अंदर मिल जाएगा। आप हमारी ऐप या वेबसाइट पे साइन अप करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, फ्रीली एनरोल कर सकते हैं, और वहीं पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था आज का हमारा डिस्कशन प्रीवियस ईयर के सवालों के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि आपको इस सेशन से जरूर फायदा मिला होगा, आपके कंसेप्ट्स रिवाइज भी हो गए होंगे और आपको कुछ नई चीजें भी जानने को मिली होंगी। आज के लिए सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।